एक बार की बात है, एक गांव में रवि नाम का एक आदमी सरकारी अस्पताल में काम करता है और वो अकेले अपनी झोपड़ी में रहता है क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आदमी होता है। उसको लोगों की सेवा करके बहुत संतोष मिलता था। अरे अरे रवि, तेरा ध्यान किधर है? मैंने पूरे अस्पताल के स्टाफ से कहा है ना, मरीजों की सेवा के साथ अपना भी ध्यान रखें। और तू बिना मास्क लगाए ऐसे ही क्यों घूम रहा है? सॉरी सर, मैं अभी मास्क लगा लेता हूँ, जल्दी में ध्यान नहीं रहा। अजीब है ये लड़का, खुद तो बीमार होगा ही, फिर दूसरों में भी बीमारी फैलाएगा। कुछ दिन अस्पताल में रवि बहुत अच्छे से सारे मरीजों की सेवा कर रहा होता है, लेकिन उसकी भी अचानक तबीयत खराब होने लगती है और किशन ये बात समझ जाता है। वो तुरंत ही रवि को अस्पताल से निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से पूरे अस्पताल के स्टाफ में ये बीमारी फैल सकती है। देखो रवि बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही नेकदिल इंसान हो और तुमने पूरे गांव के लोगों की बहुत सेवा की है, मगर तुम भी उस बीमारी की चपेट में आ गए हो और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे संपर्क में आने से और लोगों में ये बीमारी फैले। इसीलिए तुम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ठीक है सरपंच जी, अगर मेरे जाने से गांव के लोगों का भला होता है तो मैं अभी चला जाता हूँ। रवि अब लड़खड़ाते हुए उस गांव से बाहर निकल जाता है और एक जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तभी वो सामने देखता है कि एक साधु महाराज जमीन पर गिरे पड़े हैं। वो दौड़ता हुआ उन साधु महाराज के पास जाकर उनको जमीन से उठाकर पास के झरने से पानी लाकर साधु महाराज को पिलाता है। साधु बाबा, तुम इस घोर जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तो यहाँ साधना करता हूँ। तू बता, तेरी हालत बहुत खराब लग रही है और तू यहाँ क्यों भटक रहा है? अब रवि साधु को पूरी बात बताता है, जिससे साधु को गांव के लोगों पर बहुत गुस्सा आती है। लेकिन रवि की हालत बहुत गंभीर होती है। ये देखकर साधु अपनी पोटली में से एक जादुई दवाई निकालकर रवि को देता है और कहता है, बेटा, ये जादुई दवाई है और ये हर रोग बीमारी से तुरंत आराम देती है। साथ ही साथ ये तुम्हारी हर तरह से मदद भी करेगी। तुम्हारे अंदर लोगों की सेवा करने का भाव है, इसीलिए मैंने ये तुमको दिया है। अब तुम इसे अपने शरीर में लगा लो, जिससे तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे और इस दवाई से लोगों की सेवा करो। रवि अब दवाई अपने शरीर में लगाकर पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। अब वो जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंच जाता है। वो देखता है कि पूरा गांव सुनसान पड़ा है और सारे लोग अपने घरों में बंद हैं। तभी उस गांव का जमींदार अपने कुछ आदमियों को लेकर रवि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन है तो? हाँ? और यहाँ मेरे गांव में क्यों आया है? मैं रवि हूँ, मैं बस यहाँ से जा रहा था। प्यास लगी तो पानी पीने गांव में आ गया, लेकिन इस गांव का माहौल थोड़ा अजीब है। मंगल सिंह अब अपने आदमी से पानी मंगवाकर रवि को पिलाने के बाद उसको गांव से तुरंत निकल जाने को कहता है। लेकिन रवि गांव में रहना चाहता है, इसलिए वो बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए गांव में रुक जाता है। लेकिन दूसरे दिन उसको पता चलता है कि पूरे गांव में महामारी फैली हुई है। वो ये बात जब जमींदार को बताता है तो जमींदार उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, एक लड़के, मैंने तुझे गांव से जाने के लिए कहा था ना? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे यही मार के दफना दूंगा, समझा? अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस गांव से चला जा, अभी के अभी जा। भैया, इस गांव के लोग ऐसे डरे सहमे क्यों रहते हैं? भैया, इस गांव पर जमींदार का कब्जा है और पूरे गांव में महामारी फैली हुई है, लेकिन जमींदार किसी को अस्पताल नहीं जाने देता, ना ही दवाई खाने देता।
वो सारे गांव वालों के एक एक करके मरने का इंतजार कर रहा है। जो भी मर जाता है वो उसकी जमीन हड़प लेता है। रवि उस आदमी की बात सुनकर सारा खेल समझ जाता है। अब वो अपनी जादुई दवाई की मदद से उस गांव में जादू से एक अस्पताल बनाकर लोगों का इलाज करने लगता है। लेकिन ये बात जैसे ही जमींदार को पता चलती है, वो रवि के पास आकर उससे लड़ने लगता है। ये लड़का दूसरे गांव का है, तुम लोगों में से कोई इसकी बात नहीं मानेगा, वरना मैं इसको मार दूंगा, समझो साहब। सुनो जमींदार, अब हम सब तुम्हारी चाल समझ गए हैं। तुम हम सब की जमीन हड़पना चाहते हो, इसीलिए किसी को दवाई नहीं करवाने देते। लेकिन अब हम सिर्फ रवि भैया के कहने पर चलेंगे और वो ही अपने जादुई दवाई से हम सबको ठीक कर देंगे। तुम सबकी ये हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाते हो, अभी बताता हूं तुम सबको। अब मंगल सिंह अपने आदमियों से कहकर पूरे गांव के लोगों की डंडे से पिटाई करवा देता है और सब इधर उधर घायल पड़े रहे होते हैं। लेकिन जो लोग उस जादुई अस्पताल में होते हैं वो बच जाते हैं। ये देखकर रवि को एक आइडिया आता है। अब वो जादुई दवाई से प्राइवेट जेट बनाता है जो कि हवा में लटका रहता है और अपने आप ही जादू से सबका इलाज भी करता है। रवि अब सारे गांव वालों को जो जख्मी हो गए थे उनको लेकर उस प्राइवेट जेट में चला जाता है। अरे कमबख्तों, इन डंडे पत्थरों से कुछ नहीं होगा, हवेली जाकर बंदूक उठा लाओ। आज मैं इस रवि के साथ सारे गांव वालों को गोली मार दूंगा। रवि भैया, ये मंगल सिंह पागल हो गया है, वो हम सबको सच में गोली मार देगा। इससे अच्छा है हम सब इसकी बात मान लेते हैं। देखो, अगर आज हम सब इसके आगे झुक गए तो वो जीत जाएगा, इसीलिए हमको ये लड़ाई लड़नी होगी। और वैसे भी इस प्राइवेट जेट पर कोई गोली बम असर नहीं करेगा, क्योंकि ये जादू से बना है। ये सारी बातें हो ही रही होती है कि गांव के कुछ बच्चे घर से निकल कर आते हैं और उन बच्चों को मंगल सिंह पकड़ लेता है। अब वो बच्चे रोने चिल्लाने लगते हैं। साथ ही प्राइवेट जेट में बैठे सारे लोग ये देखकर बिलखने लगते हैं और मंगल सिंह उन बच्चों के सर पर बंदूक रखकर उनको जान से मारने की धमकी दे रहा होता है। रवि भैया, मुझे जाने दो, वरना मंगल सिंह मेरे बच्चे को मार देगा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। अब रवि प्राइवेट जेट को उन बच्चों के ऊपर हवा में लेकर जाता है। तभी उस जेट में से एक रोशनी जमीन पर खड़े बच्चों के ऊपर पड़ती है और बच्चे गायब होकर प्राइवेट जेट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये देखकर मंगल सिंह पागल होने लगता है और नीचे खड़ा धमकी देकर चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर में रवि उस प्राइवेट जेट को लेकर उस गांव से बहुत दूर चला जाता है और एक खाली मैदान देखकर वहां सारे गांव वालों को उतार देता है। फिर उस जादुई दवाई से सबको ठीक करके उस मैदान पर एक पूरा गांव बना देता है, जहां वो सारे गांव वालों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। कुसुमपुर गांव में किशोरी लाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था। किशोरी लाल के 2 संतान थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके बेटे का नाम शिवम था और बेटी का नाम सुरभि। उसकी बेटी सुरभि की गांव के प्रधान के बेटे के साथ शादी तय हुई थी। एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुरभि को बुलाया और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे ढेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बने। ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। पर पिताजी, इन सब में तो ढेर सारे पैसे लगेंगे, इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे, तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड़ के रखे हैं। विवाह में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर सुरभि मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी गांव में दीपेश नाम का लड़का रहता था। शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बनती थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते थे।
कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी। उसी का बदला लेने के लिए दीपेश मौका ढूंढ रहा था और इधर देखते ही देखते सुरभि की शादी का दिन करीब आ रहा था। अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता कहती है, सुनिए जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं उसको जाकर निकालना ये ना, ताकि विवाह की तैयारी शुरू की जा सके। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा। अगले दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था। तुझे कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ये बात वहाँ खड़ा दीपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है और दीपेश को जाकर सारी बातें बताता है। कमलेश, तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कमलेश, कैसा हो? अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे छीन लें, ये शादी तो रुक ही जाएगी। ऊपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सभा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया है तूने। चलते हैं। ऐसा कहकर दीपेश और उसका मित्र दोनों मुंह पर कपड़ा बांधकर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं। किशोरी लाल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दीपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। किशोरी लाल उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते हैं। तब किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है। किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसुमलता घबराती हुई उससे पूछती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो? लुट गए, हम बर्बाद हो गए। लुट गए? आप ये क्या कह रहे हो? मैं बैंक से पैसे लेकर आ ही रहा था कि दो लुटेरे मेरे पैसे लेकर भाग गए। हे राम, ये क्या हो गया? अब हमारी सुरभि की शादी कैसे होगी? कुसुमलता के चिल्लाते ही मेहमानों में हलचल मच गई और जैसे ही मेहमानों को सारी बातें पता चली, वो सारे अपने अपने घर चले गए। चारों तरफ गम का माहौल छा गया। किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बाहर निकलकर अपने खेत की तरफ आ गया। किशोरी लाल वहाँ बैठकर जोर से रोता रहता है। तभी अचानक खेत से आवाज आती है, किशोरी लाल, किशोरी लाल। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है। किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें शायद याद ना हो, पर कुछ दिन पहले तुमने एक भिखारी को भरपेट भोजन करवाया था। वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक महात्मा साधु थे। तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गए हैं। और मुझे कोई साधारण ड्रैगन फ्रूट समझने की भूल मत करना। मैं एक जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ। पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो और मिट्टी के बर्तन में रख दो। ऐसा करते ही वो मिट्टी का बर्तन सोने में बदल जाएगा। तुम उन्हें बाजार में बेच देना। उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाना। किशोरी लाल जादुई ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर खुश हो जाता है। उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बातें बताता है। फिर घर के सारे मिट्टी के बर्तन एक जगह इकट्ठा करता है और एक एक करके सारे बर्तनों में जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखता है। जादुई ड्रैगन फ्रूट को रखते सारे मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते हैं। किशोरी लाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है। किशोरी लाल दोबारा सभी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है। फिर से चारों तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है। किशोरी लाल और शिवम सुरभि की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सुबह शिवम खुशी खुशी अपने बहन को विदा कर देता है। उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था।
और वो खुले मुंह हैरान होकर देखता ही रह गया। कुसुमलता नाम की एक महिला रसबेरी बेचने का काम किया करती थी। वो हर रोज ताजे ताजे रसबेरी लाती थी और उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। गांव में उसकी दुकान के सभी रसबेरी बहुत मशहूर थे। एक दिन एक आदमी उसे पूछता है, कुसुमलता जी, ये बताइए आप इतने ताजे ताजे रसबेरी हर रोज कहाँ से लेकर आते हैं? चंदूलाल जी, कहाँ से लाऊंगी? एक लड़का है जो हर रोज मेरे घर तक रसबेरी पहुंचाकर जाता है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को यही रसबेरी पहुंचाता है। अच्छा, सभी को ये रसबेरी पहुंचता है, तो सिर्फ आपके दुकान के रसबेरी ही क्यों ज्यादा बिकते हैं? अरे चंदू भैया, मुझे क्या पता। उसके पास एक बागान है, वो सभी को उसी बागान में से रसबेरी देता है। मुझे बस इतना ही मालूम है, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो रसबेरी तोल दो, मैं जाता हूँ। कुसुमलता उसे रसबेरी दे देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद कुसुमलता सोचती है, हे भगवान, आज तो बच गई, मगर इस तरह और कितने दिन बच पाऊंगी? सभी मुझसे पूछते हैं रसबेरी कहाँ से आते हैं, अब उन्हें क्या बताऊं कि रसबेरी कहाँ से आते हैं। फिर कुसुमलता अपने काम में लग जाती है। कुसुमलता शाम तक दुकान पर बैठी रहती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो देखती है वहाँ पहले से ही कुछ महिलाएं आकर बैठी हुई। आप लोग यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है, बताइए। अरे कुसुमलता, हम सब तो ये कहने आए थे कि कल गांव में जागरण होने वाला है और आसपास के गांव से भी लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम कल सुबह ही मंदिर में रसबेरी पहुंचा देना। जी जरूर, मैं कल जल्दी ही उठ जाऊंगी और आपका सारा ऑर्डर मंदिर में पहुंचा के आऊंगी। सभी महिलाएं वहां से चली जाती है। कुसुमलता तुरंत घर के अंदर आती है और कमरा बंद कर देती है और अपनी अलमारी से एक पोटली निकालती है। वो एक जादुई पोटली थी, उसे किसी बाबा ने बहुत साल पहले दिया था। उस जादुई पोटली की मदद से कुसुमलता कुछ भी मंगवा सकती थी। कुसुमलता उस पोटली को देखते हुए कहने लगी, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस पोटली के बारे में। चुपके से रसबेरी मंगवाकर इसे अंदर रख देती हूँ। फिर कुसुमलता उस पोटली से कहती है, मुझे ढेर सारे रसबेरी चाहिए। कुसुमलता के सामने ढेर सारे रसबेरी आ जाते हैं। कल ही सारे रसबेरी मंदिर पहुंचा दूंगी और बाकी के बचे हुए रसबेरी दुकान पर लेकर जाऊंगी। अगली सुबह कुसुमलता सारे रसबेरी मंदिर में पहुंचा देती है और बाकी अपने दुकान पर ले जाती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है एक रसबेरी उसके घर पर ही छूट गई है। कुसुमलता रसबेरी को देखकर खाने जाती है, तभी वो रसबेरी बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे मत खाओ। कुसुमलता रसबेरी को बोलते देख हैरान रह जाते हैं। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं जादुई रसबेरी हूँ, उसी जादुई पोटली से निकला हूँ। इसका मतलब जितने भी रसबेरी मैंने मंदिर में भिजवाए हैं वो सभी जादुई रसबेरी हैं? अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जादुई रसबेरी हूँ, बाकी सभी तो साधारण रसबेरी है, तभी तो मैं यही सभी रसबेरी के साथ नहीं गया। अच्छा, ये बताओ तुम किस तरह की जादू कर सकती हो? वो तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चल जाएगा। कुसुमलता उस जादुई रसबेरी को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देता है। उस रात जब कुसुमलता गहरी नींद में सो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत जोर से होने लगी और कुसुमलता की छत मजबूत न होने की वजह से उसके घर में पानी आने लगा। कुसुमलता के बिस्तर पर भी पानी गिरने लगा। तभी कुसुमलता की नींद खुली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरे घर में पानी भर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अब। तभी जिस अलमारी से कुसुमलता ने उस जादुई रसबेरी को रखा था, वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उतरती है और वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और तुरंत उसकी छत एकदम नई और मजबूत बन जाती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया। रोशनी बंद हो जाती है और सामने वो रसबेरी पड़ा दिखता है। ये सब तुमने किया? तुम्हारे घर में पानी आ रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुमलता फिर आराम से सो जाती है। कुसुमलता जादुई रसबेरी के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी दुकान पर पहले की तरह ही रसबेरी बेचा करती थी। एक दिन सुमन नाम की एक महिला कुसुमलता के पास आती है।
अरे कुसुमलता, जल्दी से किलो रसबेरी दे दे मुझे, आज ही मायके के लिए निकलना है। क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर जाना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी रसबेरी देती हूँ। कुसुमलता सुमन को रसबेरी दे देती है। तभी कुसुमलता सोचती है, न जाने कितने लोग गांव में रह रहे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और एक अच्छी अस्पताल न हो पाने की वजह से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। क्यों ना मैं जादुई रसबेरी की मदद से एक नई अस्पताल गांव में बनाऊं, जिससे सभी लोगों की मदद हो जाएगी और उन्हें अपना इलाज करवाने गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर कुसुमलता जादुई रसबेरी से पैसों की मांग करती है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा जिससे तुम अस्पताल खोल सको। रसबेरी के द्वारा दी गई पैसों की मदद से वो एक अस्पताल बनवाती है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। अस्पताल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त मरीज आने लगे। कई मरीज ठीक हो जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे मरीज भी थे जो ठीक नहीं हो पाते थे और उन पर एक भी दवा काम नहीं करती थी। इस बात से कुसुमलता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो जादुई रसबेरी से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि कोई ऐसी दवा होती जिससे मैं सभी मरीजों को ठीक कर पाती, मगर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक काम करना, मुझे थोड़ा काट लेना और सभी दवाओं के साथ मिलाकर उस मरीज को दे देना। जो ठीक नहीं हो रहा होगा, देखना वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, और जब तुम मुझे काटोगी उसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस से पहले जैसा बन जाऊंगा। कुसुमलता जादुई रसबेरी की बात मान जाती है और बिल्कुल वैसे ही करती है। जादुई रसबेरी की मदद से सभी मरीज ठीक हो जाया करते थे और ये देख कुसुमलता भी बहुत खुश रहने लगी थी।